आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने ली अधिकारियों की बैठक। कहा, अवैध धर्मांतरण पर करें सख्त कार्रवाई। ईद को लेकर दिए दिशा निर्देश। अयोध्या की सरयू में क्रूज के बाद सोलर बोट चलाने की तैयारी। यूपी नेडा और पर्यटन विभाग के बीच हुआ करार। ऊर्जा मंत्री और पर्यटन मंत्री की मौजूदगी में साइन हुआ एमओयू। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। तबादलों में लेट लतीफी पर जताई नाराजगी। विभाग में तय तारीखों से पहले तबादले किए जाने के दिए निर्देश। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। कहा, धर्म जाति का बंटवारा करने वालों के लिए चिंता का विषय यूसीसी। आज देश को इस कानून की जरूरत। फतेहपुर में लव जिहाद और हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। 5 दिन के अंदर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। पूरे इलाके में राजस्व टीम के साथ भारी पुलिस बल रहा तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर लखनऊ में खेले जाएंगे विश्व कप के 5 मुकाबले। पहली बार लखनऊ में खेले जाएंगे विश्व कप के मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इसी के साथ 13, 16, 21, 29 अक्टूबर और 3 नवंबर को होंगे मैच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ वासियों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि लखनऊ में खेले जाएंगे विश्व कप के 5 मुकाबले। पहली बार लखनऊ में खेले जाएंगे विश्व कप के मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 13, 16, 21, 29 अक्टूबर और साथ ही साथ 3 नवंबर को होंगे मैच। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं इन मैचों के लिए। पहली बार लखनऊ में खेले जाएंगे विश्व कप के मुकाबले। भारत और इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि इस बार लखनऊ में विश्व कप के मुकाबले खेले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बताना चाहूंगा कि जो लखनऊ के क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें जो है खुशी का भी माहौल है। जब से जो है ICC जो है विश्व कप की घोषणा हुई है कि लखनऊ में जो है 5 मैच यहाँ पे खेले जाएंगे और 29 अक्टूबर को जो है भारत और इंग्लैंड का मैच होगा, तो यहाँ पे काफी खुशी की भी लहर है कि पहली बार जो है यहाँ पे विश्व कप का मैच होने जा रहा है। और अलग अलग जगह की जहाँ ये क्रिकेट मैच के लोग खिलाड़ी आएंगे उनको यहाँ पे लोग देख सकेंगे, तो इसको लेकर के काफी यहाँ पे खुशी भी नजर आ रही है। विनय, उत्तर प्रदेश प्रशासन की ये कोशिश होगी कि इस पहले मौके को यादगार बनाया जाए। उसी हिसाब से तैयारियां की जा रही होंगी लखनऊ में कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय टीमें आएंगी उनकी जो रुकने की व्यवस्था होगी और क्या कुछ मेजबानी करेगी लखनऊ, क्योंकि भारत का भी मुकाबला होने वाला है। ये बिल्कुल यहाँ पे योगी सरकार पूरी तरीके से जो यहाँ पे मैच इकाना स्टेडियम में होना ही जा रहा है, तो उससे लेकर के तैयारियां अभी से शुरू भी कर दी है और अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित दे दिया है कि किसी प्रकार का कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और जो इकाना स्टेडियम है उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है पुलिस के आला अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित कर दिया गया है। और जो यहाँ पे टीमें जिस होटल में रुकेंगी उसको अभी क्लियर नहीं किया गया किस होटल में रुकेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन जो है कई होटलों के जो उसके अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया है। सारे उसके वहाँ के वातावरण को भी चेक कर रही है कि यहाँ पे आकर के टीम जो है रुकेगी। और यहाँ पे जो 5 तारीख को विश्व कप का मैच का आगाज होने जा रहा है, तो यहाँ पे 13 अक्टूबर से जो है यहाँ पे काफी वो रहेगा, तो इसलिए जो है अभी से प्रशासन पूरी तरीके से जो है तैयारियों में लगा हुआ है। जी विनय जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे।
रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ में लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय का संचालन सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय। 50% दिव्यांग, 50% सामान्य छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी। विनय जी, एक बार फिर योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रामभद्राचार्य जो कॉलेज था उसको अनेक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, कई सारे विस्तार उसमें किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक जो है हुई है यहाँ पे लोक भवन में। यहाँ पे 33 प्रस्तावों को जो है मंजूरी भी मिल गई है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि जिस शिक्षा को लेकर के और कई अहम क्षेत्रों को लेकर के भी प्रस्तावों को यहाँ पे मंजूरी मिली है। और यहाँ पे पर्यावरण की अगर बात किया है तो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के भी योगी सरकार ने जो है यहाँ पे 35 करोड़ वृक्षारोपण किए जाने का जो प्रस्ताव पास किया है। और दूसरी तरफ जो शिक्षा की व्यवस्था है तो प्रयागराज विश्वविद्यालय का नाम भी परिवर्तन करने के लिए जो है प्रस्ताव हुआ है। अब जो प्रयाग विश्वविद्यालय का नाम था वो अब जो राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय के नाम से कर दिया गया है। और वहीं विकास मुद्दों को लेकर के है तो विकास मुद्दों को लेकर के भी कई प्रस्ताव किए गए हैं। और जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य का गृह जनपद कौशाम्बी है तो आज चिराथू में भी कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रमुख रूप से जो है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट की फूड से जुड़ी हुई जो प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी यहाँ पे योगी सरकार ने दे दिया है। और दूसरी तरफ जगत गुरु जो रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय था वो अब राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा इसको यहाँ पे आज मिल गया है। अब जो है रामभद्राचार्य जो दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट का संचालन जो है वो सरकार करेगी। और यहाँ पे जो प्रवेश छात्र छात्राओं को मिला गया तो यहाँ पे प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि यहाँ पे 50% जो है दिव्यांग, 50% सामान्य छात्र छात्राएं जो है शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करेंगी। विनय जी, जिस तरह के डिसीजन लिए गए हैं सरकार द्वारा, जिस तरह के डिसीजन इस मीटिंग से निकल कर आए, तो कई सारे विश्वविद्यालय की जो है सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और जो है पहले जो विश्वविद्यालय कहीं और से राशि प्राप्त करते थे लेकिन अब राज्य सरकार के अधीन होंगे, तो कहीं ना कहीं इससे राज्य सरकार की जो शिक्षा को लेकर है वो काफी ज्यादा संकल्पित एक सोच नजर आ रही है। जी बिल्कुल, शिक्षा को भी लेकर के जो है योगी सरकार पूरी तरीके से जो है अलर्ट भी है। और जगह जगह जो विश्वविद्यालय है राज्य सरकार द्वारा इसकी भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के शिक्षा के किस तरीके से बदलाव किए जाए जिससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षाएं प्राप्त हो सके। तो नई नई टेक्नोलॉजी को भी लाने का प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। और अनेकों प्रकार के जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी और आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी है और वाराणसी में है तो वहाँ पे भी सुविधाएं मुहैया करा रही है जिससे छात्र छात्राओं को नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा सके। जी विनय जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर बिजनौर में बारिश से बढ़ा है गंगा नदी का जलस्तर। डीएम ने अधिकारियों के साथ बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने गंगा किनारे लेखपाल की लगाई है ड्यूटी। इसी के साथ प्रशासन ने गंगा के आसपास ग्रामीणों के जाने पर पाबंदी भी लगाई है। गंगा किनारे बसे दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए लगातार प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। थाना मंडावर के गंगा खादर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पर लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है और इस बीच गंगा के जल स्तर बढ़ने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए पहले से ही अधिकारियों ने निरीक्षण शुरू कर दिया है और आसपास के जो गांव हैं उनको सचेत रहने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि बारिश का अलर्ट जारी है। उसको लेकर के जो है गंगा नदी जो है काफी का जलस्तर जो धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है। उसको लेकर के आज यहाँ बिजनौर में डीएम ने जो है बाढ़ संभावित जो इलाके थे उसका भी दौरा किया है कि जो बाढ़ से लोग प्रभावित ना हो। तो उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पूरी तरीके से वहाँ के जो स्थानीय लोकल टीमें थी उनको भी दिशा निर्देशित किया है। और बाढ़ को किस तरीके से जो है धाराएं मोड़ी जाए उसके लिए भी वहाँ पे प्रबंध किया गया है। और जो वहाँ पे क्षेत्रीय लेखपाल थे उनको भी ड्यूटी वहाँ पे लगा दी गई है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर बाढ़ का जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ की जो बाढ़ चौकियाँ थी उस पर भी वहाँ पे अधिकारियों को लगा दिया है कि वो अलर्ट जारी रखे कि जल स्तर कितना बढ़ रहा है, उसके प्रतिदिन की सूचना जो है डीएम को प्रतिदिन देते रहे।
जी धन्यवाद विनय मिश्रा जी ज्यादा जानकारी के लिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर गोंडा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बाइक और कार में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी भीषण थी कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गोंडा रोला मार्ग पर सोहिला के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। धानेपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा से ये खबर आपको बता रहे हैं। सोहेला झील के पास एक कार और एक बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार एक 9 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई। शवों की पहचान कर ली गई है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम हेतु शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। टक्कर करने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। गोंडा से ये खबरें आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक और कार में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी भीषण थी कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गोंडा उतरोला मार्ग पर सोहिला के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। बाइक और कार के बीच में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। झांसी में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। सगे भाई ने ही बहन की हत्या की थी। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मनीष अपनी बहन के चाल चलन से दुखी था। उसके जीजा की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए बहन उसके घर के पास में ही रहती थी। वो उसको वहां से हटाना चाहता था, जिसके चलते आरोपी ने युवती की हत्या कर दी। लगातार जांच कर रही थी। जांच से पता चला कि नीतू रायकवार के भाई, जिसका नाम मनीष रायकवार है, इनके बीच, दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। जब मनीष रायकवार से थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने घटना को कबूल किया और इन्होंने बताया कि रात्रि में करीब 4-5 के बीच में ये इनके घर में गए थे और इन्होंने लाठी से इनके सर में प्रहार किया था, जिसमें इनके बच्ची को भी चोट लगी थी और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। मनीष रायकवार को जेल भेजा जा रहा। कोतवाली बिलारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि गोकशी के मामले में अभियुक्त फरार चल रहा था। क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोकशी के मामले में आरोपी लंबे वक्त से फरार चल रहा था। 25,000 का इनाम घोषित किया गया था बदमाश पे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया है। लंबे वक्त से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। झांसी के हंसारी में एक कबाड़ की दुकान पर बिजौली की आदिवासी महिला काम करती थी और प्रेमी के साथ दुकान पर ही रहती थी। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि प्रेमी व प्रेमिका ने साथ में शराब पी। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट हो गई। प्रेमी ने बड़ा पत्थर उसके ऊपर पटक दिया, इससे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मीना देवी, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष होगी, ये कूड़ा बीनने का काम करती थी। इनकी डेड बॉडी मिली थी सुबह। मौके पर पुलिस पहुंची, इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया, फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई थी और इनके जो पति हैं, इनकी तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि इनका मीना देवी का एक प्रेमी था जो करीब 3 महीने से इनके साथ में रह रहा था। वो भी कूड़ा बीनने का ही काम करता था। इनके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई, जिससे इसने भारी वस्तु से इसके सर पे प्रहार कर लिया, जिससे मीना देवी की मृत्यु हो गई।
मुजफ्फरनगर में अपराध पर रोक लगाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है, जिसके तहत नई मंडी कोतवाली पुलिस और चरथावल पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, 3 तमंचे और एक नाजायज चाकू भी बरामद किया है। चरथावल पुलिस ने सीओ सदर और चरथावल प्रभारी एएसपी साहब के नेतृत्व में जो शातिर अभियुक्त हैं जो जनपद में असला और तमंचा के बल पर अपनी गुंडई और दबंगई दिखाते हैं, ऐसे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी जो 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके कब्जे से एक पिस्टल, 3 नाजायज़ तमंचे और एक चाकू गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग अवैध असलाहों को अपने पास रखते हैं और इनके दम पर जो है वो लोगों को डराते धमकाते हैं और उनसे अलग तरह के जो है वो क्राइम करते हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनमें से एक अभियुक्त जो है वो रोनी हरजीपुर का रहने वाला है। उसके अलावा 2 अभियुक्त जो हैं वो सहारनपुर शामली के रहने वाले हैं और 2 शामली और 2 सहारनपुर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही थाना नई मंडी पुलिस ने भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है चेकिंग के दौरान, जिनमें से एक के कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है और 2 के कब्जे से चाकू बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ नकल पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ के लिए लोग अलग अलग तरह के फिल्मी स्टाइल नकल के लिए अपनाते हैं। यूपी एसटीएफ ने 1 दिवसीय परीक्षा में मोटी रकम लेकर सॉल्वर के जरिए परीक्षा पास कराने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रदेश के 20 जिलों में 737 परीक्षा केंद्रों पर 4 पालियों में परीक्षाएं हो रही थीं। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए परीक्षाएं हो रही थीं, जहां ये सॉल्वर गैंग एक्टिव थी। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नकल गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रशासन लगातार पर नकेल कसता नजर आ रहा है, लेकिन लोग भी लगातार नए नए तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं नकल के लिए। इसी बीच यूपी एसटीएफ ने 1 दिवसीय परीक्षा में मोटी रकम लेकर सॉल्वर के जरिए परीक्षा पास कराने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रदेश के 20 जिलों में 737 परीक्षा केंद्रों पर 4 पालियों में परीक्षाएं हो रही थीं, जिनमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए परीक्षाएं हो रही थीं, जहां ये सॉल्वर गैंग लगातार एक्टिव थी। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों को घर वापसी अभियान चलाकर हिंदू धर्म में सम्मिलित कर चर्चाओं में रहने वाले स्वामी यशवीर जी महाराज ने सालासर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ एक नया अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर नाम पर खोले गए होटलों पर विरोध करते हुए महाराज जी ने जल्द से जल्द इन्हें बंद करने की चेतावनी भी दी। स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि यदि इन लोगों की हिंदू देवी देवताओं में आस्था है तो पहले घर वापसी कर जय श्री राम कहें, तब हिंदू देवी देवताओं के नाम पर और चित्र का प्रयोग कर होटल संचालन करें, अन्यथा 1 तारीख को हम लोग अभियान चलाकर इनके बोर्ड हटा देंगे। मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक कुछ ऐसे होटल हैं जो मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन वे मुसलमान अपने होटलों पर हिंदुओं के देवी देवताओं चित्र लगा करके दुकान चलाते हैं। यदि वे कहते हों कि हमें हिंदुओं के देवी देवताओं में आस्था है तो इस आस्था का हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं यदि हिंदू धर्म के देवी देवताओं में ऐसे मुसलमानों को आस्था हो गई हो तो अपने आस्था को क्रियान्वित करने के लिए वे घर वापसी कर ले, हिंदू धर्म में आ जाए और हिंदू धर्म में आकर के मुट्ठी बंद करके कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, जय श्री राम। रुख करते बड़ी खबर का, जहां पर अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। शातिर गौ तस्कर है बदमाश फहीम उर्फ अन्ना, लंबे समय से फरार चल रहा था शातिर बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में पहले भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। डिडौली क्षेत्र के सिबोरा जंगल में हुई थी मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई। उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार अपराधियों पर नकेल कसता नजर आ रहा है और इसी कड़ी में अनेक स्थानों पर अनेक बदमाशों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में एक मशहूर तस्कर फहीम उर्फ अन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें बदमाश को पैर में गोली लग गई। बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर लगातार बदमाश का इलाज जारी है। डिडोली क्षेत्र के सिबोरा जंगल के बीच पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश का नाम फहीम उर्फ अन्ना बताया जा रहा है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर आजमगढ़ में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस भीषण भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे का वीडियो भी वायरल हुआ। हिरोला थाना क्षेत्र के सजनी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जिस तरह से आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार रास्ता क्रॉस कर रहे थे, इसी बीच वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर है, जिसकी लगातार अस्पताल में इलाज जारी है। घायल अवस्था में एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर लगातार घायल युवक का इलाज जारी है। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही एक मालगाड़ी जैसे ही हंडिया खास रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, तभी स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पहले ही मालगाड़ी के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि मालगाड़ी चालक की सूझबूझ से दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया गया और रेलगाड़ी का आवागमन शुरू हो गया। प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक रेल के 2 डिब्बे अलग अलग हो गए, लेकिन रेल कर्मचारी की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया और साथ ही रेल के दोनों डिब्बों को साथ में जोड़ा गया और पुनः संचालन शुरू किया गया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अचानक से ये दोनों ही रेल के हिस्से अलग अलग हो गए। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बिजनौर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से घर में खर्च की किल्लत झेलनी पड़ रही है। वेतन की मांग को लेकर जब भी किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो बात को टाल देते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि जल्द मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। महीने से अभी एक तो मई की हो गई, 1 जून की हो गई, 2 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे और ये किस ढंग से पहुंचेगी, ये एक मीडिया ही माध्यम है जो हमारी बात वहां तक पहुंचे। ये सब हमारे अधिकारियों की गलती है और किसी की नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सरकार से बहुत खुश हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी युवक से नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि पूरा मामला कोखराज थाना क्षेत्र के हसनपुर पूरब गांव का है। वहीं मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश है। इस बीच उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने एक ही कमरे में आरोपी और नाबालिग लड़की को रात भर रखा था, जिस पर उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। का मामला है कि हिंदू व्यक्ति जो किसी नाबालिग है उसको एक मुस्लिम युवक द्वारा बहला फुसलाकर उसे यहाँ से भगा ले गया। उसके बाद वह मुस्लिम युवक 302 का मुस्लिम भी है और 33 साल उसकी उम्र है। और इसके बावजूद यहाँ की पुलिस की रवैया कुछ ठीक होने के ना कारण जो कि रात भर लड़की और लड़के को एक कमरे में यहाँ कार्यालय में बैठाए रखा गया। लड़की और लड़का आपस में बात करते रहे और उस लड़के के पक्ष में यहाँ का दीवान और लाल साहब यादव कुछ रवैया ठीक नहीं, इसी कारण हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। एक प्रकरण कोखराज क्षेत्र में हुआ है जिसमें एक लड़की एक लड़के के साथ गई थी, दोनों की बरामदगी हो गई है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद जो उनका बयान होगा उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।